गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बेटा नीलम मैम आपको आज मैं करवाऊंगी हिंदी की कविता पर्वत परदेश में पावस। इसके बच्चों रचयिता जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और पहले तो मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का कवि परिचय करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको कविता का सार करवाऊंगी, फिर मैं आपको कविता की व्याख्या करवाऊंगी। और बच्चों यह सुमित्रा नंदन पंत कहते 20 मई 19 को उत्तराखंड के कसौनी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखनी शुरू की थी। 7 साल की उम्र में स्कूल में इन्होंने काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किया गया। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद की एक प्रमुख कवि बन गए। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी जी के विचारों से भी ये प्रभावित हुए और इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव भी स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे, लोकायतन संस्कृति संस्था की स्थापना भी की और 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदंबरा संग्रह की ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन जो है वो बेटा 28 दिसंबर 1977 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोका यतन। और बच्चों ये था सुमित्रा नंदन पंत जी का कवि परिचय। और अब जो है वह इस कविता का सार। पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश क्या? पर्वतीय पहाड़। और पावस होती है वर्षा ऋतु। ठीक है। इसका सार जो है बेटा वो क्या है, सुनो जरा। कहते पर्वत प्रदेश में पावस कविता के जो कवि हैं वो कौन से हैं बेटा? वो तो आपको पता है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले अनेक परिवर्तनों का आकर्षक रूप में चित्रण किया गया है कि पर्वत प्रदेश में पर्वतीय प्रदेश में जब बारिश होती है तो प्रकृति जो है, कुदरत जो है वो अलग अलग रूप परिवर्तित करती है। अलग अलग रूप मतलब कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी बादल छाते हैं, कभी घने बादल छाए जाते हैं, कभी हवाएं चलती हैं। ये प्रकृति के रूप हैं। बादलों और धूप की आंख मिचौली के कारण प्रकृति जो है वो उन्हीं के अनुसार अपना रूप रंग बदलती है। श्रृंखलाबद्ध पर्वत, ऊंचे पर्वतों अपने ऊपर खिले हुए पुष्प रूपी नेत्र, पुष्प मतलब फूल। श्रृंखला क्या होता है बेटा? श्रृंखलाबद्ध पर्वत वो पर्वत हैं जो एक पर्वत के साथ दूसरा पर्वत जुड़ा हो। मेखलाकार जिसको आप बोलते हो उसको बोलते हैं श्रृंखलाबद्ध पर्वत। ठीक है। उस पर्वत में जो श्रृंखलाबद्ध पर्वत है, उन पर्वतों में जब फूल खिले होते हैं तो उस पर्वत की तलहटी के सरोवर रूपी दर्पण में अपनी शोभा देख रहे होते हैं वो पर्वत, फूलों की शोभा को। बहते हुए झरने पर्वत के गौरव गान कर रहे हैं। जब झरने चलते हैं, पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी आवाज से ऐसे लग रहा था
जैसे पर्वत का जशोगान कर रहे हैं। पर्वत शिखरों पर खड़े हुए ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर देख रहे हैं। अचानक बादलों के घिर जाने से कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे बादल रूपी पंखों को फड़फड़ाकर पर्वत कहीं उड़ गया हो और खाली झरनों का शोर ही सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। मूसलाधार वर्षा के कारण शाल के वृक्ष भी धरती में समा गए हो और कोहरा इतना पड़ा हुआ है कि ऐसे लगता है जैसे तालाब में आग लग गई हो और धुआं उठ रहा हो। और इस प्रकार से बादलों रूपी यान होता है जहाज में बैठकर इंद्र जो है अपने विभिन्न प्रकार के जादू के खेल खेल रहा हो। यह है इस कविता का सार। मेरा ये जो कविता का सार मैंने आपको कराया, यही सेम टू सेम आपको जब व्याख्या आएगी, सारी जो वर्डिंग है ये सारी व्याख्या में होगी और आपने ध्यान से सुनना। अब हम करेंगे इस कविता की व्याख्या। ठीक है। पावस ऋतु थी पर्वत परदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिनके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इसकी पहले मैं आपको ये शब्दों के अर्थ वो बता दूंगी। पावस वर्षा ऋतु, पल पल हर क्षण हर समय, परिवर्तित बदलता हुआ, प्रकृति क्या होती है? कुदरत। मेखलाकार श्रृंखलाकार, एक से एक जुड़े हुए पर्वत जिसको हम मेखलाकार कहते हैं, श्रृंखलाकार कहते हैं। अपार बहुत अधिक, जिसका कोई पार ना हो। सहस्त्र हजार, दृग आंखें, सुमन फूल, अवलोक देखना, निज अपना, महाकार बहुत बड़ा विशाल। ताल सरोवर तालाब, दर्पण शीशा। ठीक है। ये इस पहरे में जो जितने भी शब्द अर्थ वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है। अब इसका करेंगे हम प्रसंग। इस कविता का एक ही प्रसंग होगा क्योंकि ये एक ही टॉपिक पे कविता लिखी गई है। ठीक है। वो तो प्रसंग आपको पता हो कैसे लिखना। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता पर्वत परदेश में पावस से ली गई है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के बारे में बताया है और पर्वतीय प्रदेश में होने वाले प्रकृति के वेशभूषा, प्रकृति के रंग रूप बदलने का भी वर्णन किया है। ठीक है। अब करते हैं हम इसकी व्याख्या। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पर परिवर्तित प्रकृति वेश। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है? कवि ये कहता है कि वर्षा ऋतु थी, पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति थी, हर पल कुदरत हर पल जो है वो अपना रूप बदल रही थी। कब? वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में। ठीक है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। श्रृंखलाबद्ध, मेखलाकार होती है श्रृंखलाबद्ध, मतलब एक पर्वत के साथ दूसरा पर्वत जुड़ा। श्रृंखलाबद्ध ऊंचे उठे हुए पर्वतों पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में दर्पण के समान फैला हुआ सरोवर भी था और ऐसा लगता था, कैसा लगता है? निज जल में निज महाकार, जिनके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला विशाल। और ऐसा लगता था जैसे कि ये जो श्रृंखलाबद्ध पर्वत हैं अपने सहस्त्र पुष्प रूपी नेत्रों से अपनी शोभा को
इस सरोवर रूपी दर्पण से देख रहा है। कौन? पर्वत, श्रृंखलाकार पर्वत। ठीक है। उसके बाद है गिरी का गौरव गागा कर झर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर जरते हैं झाग बरे निर्झर, गिरवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर है जांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुश चिंता पर। इसका भी मैं आपको शब्दार्थ करवा देती हूँ। गिरी, गिरी को बोलते हैं पर्वत। गौरव, जशोगान, समान। मद, मस्ती, आनंद। निर्जर, झरना। उर, हृदय। उच्च आकांक्षा, ऊंचा उठने की कामना। ऊंचा उठने की कामना। ऊंचा उठने की कामना, ये इसका मतलब नहीं कि हम सबसे ऊंचा उठकर बैठेंगे, मतलब अपने विचारों से ऊंचा उठना, मन के भावों से ऊंचा उठना। मतलब भाव जो है, अपने विचार जो है, आकांक्षाएं जो है वो ऊंची होनी चाहिए। तरवर, बड़े वृक्ष। नीरव, चुपचाप। नव, आकाश। अनिमेष, एकटक, जहाँ जिसको हम देते ना एक टकटकी बांध कर देखना है, एक आराम से एक जगह टकटकी लगा के देखना, उसको बोलते हैं अनिमेष। अटल, स्थिर, जो जिसको हटाया ना जा सके, स्थिर। ठीक है। अप्रसंग तो फिर वही होगा जो पहले मैंने आपको बोल दिया, वही लिखना आपने। इसका करते हैं। गिरी का गौरव गा गा कर झर, मद में नस नस उत्तेजित कर। कवि क्या कहते हैं? सुमित्रानंद पंत जी बच्चों कहते हैं कि पर्वत से निकलने वाले झरने मानो पर्वत का जशोगान गाते हुए कलकल स्वर में बह रहे हैं। जब पानी नीचे ऊपर से नीचे गिरता है तो पानी की आवाज आती ना कलकल की, वो झरने जो है पर्वत से निकलकर जब नीचे पानी गिरता है तो उस पानी की आवाज से ऐसे लग रहा था जैसे ये झरने जो हैं पर्वत का जशोगान, पर्वत का महत्व जानते हैं, पर्वत का जशोगान कर रहे, पर्वत का सम्मान कर रहे हैं और प्रत्येक अंग में मादकता भर रहे हैं। फिर ऐसी आवाज सुनकर प्रत्येक अंग में जो भी पर्वत जो देखता था, जो सुनता था, उनमें मादकता आ जाती। ये मतलब कल्पना की हुई है। झाग से भरे मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। झाग से भरे हुए झरने मोतियों की लड़ियों के समान बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है झरने का तो ऐसे लगता है पानी की झाग लगती है। गिरता तो पानी है परंतु हमें वो झाग जैसी लगती है। तो कवि ने उस झाग को मोतियों के साथ कल्पना किया कि वो मोतियों की तरह इतनी सुंदर लगती है वो झाग। और पर्वत की चोटियों पर गिरवर के उर से उठ उठ कर आकांक्षाओं के तरवर, और पर्वत की चोटियों पर खड़े बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है वो आकाश की तरफ एक टक लगाकर देख रहे हैं। अनिमेष, एक टक लगाकर देख रहे हैं। और क्या है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। और ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई ऊंचा उठने के लिए चिंता मुक्त कोई व्यक्ति, मतलब चिंता मुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी अन्य की ओर देखते एक टक लगाए आंख और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हो। मतलब वो वृक्ष ऐसे लग रहे हैं, पर्वत पर जो वृक्ष हैं वो ऐसे बच्चों लग रहे हैं आकाश की को देखकर जैसे कोई व्यक्ति बिना किसी चिंता के एक टक लगाए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगा हो कि मैंने कोई लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। इसी तरह इस पर्वत पर जो वृक्ष लगे हैं इतने ऊंचे और आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति बिना चिंता किए एक टक लगाए अपने लक्ष्य की प्राप्ति
के लिए लगा हो, ऐसे ये वृक्ष लग रहे हैं आकाश को देखते हुए। ठीक है, आगे है, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रब शेष रह गए निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए दरा में सब्बे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, जो जलज यान में विचर विचर, था इंदर खेलता इंदर चाल। इसमें बेटा पहले मैं आपको वही करवा देती हूँ शब्दर्थ। भूधर पर्वत, अपार बड़े बड़े, वारिद बादल, पर पंख, रव शोर आवाज, शेष बाकी, भू धरती, अंबर आकाश, सबे डर कर भयभीत होकर, शाल शाल का वृक्ष, कोई वृक्ष का नाम शाल का वृक्ष है। ठीक है, ताल सरोवर, जलज यान, बादल रूपी यान, मतलब बादल रूपी जहाज, यान होता है जहाज, विचर विचर घूम घूम कर, इंदर जाल जादू के खेल। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी व्याख्या। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पल। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में बादलों के छा जाने से ऐसा लगता है कि मानो अचानक बादल रूपी बड़े बड़े पंख को फड़फड़ाकर पर्वत कहीं उड़ गया है। क्या? बादल रूपी बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाकर पर्वत कहीं उड़ गया है और बादलों के कारण पर्वत दिखाई नहीं देता। भी इतने बादल छाए हुए हैं जिससे पर्वत दिखाई नहीं देता। रव रह गए निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और शेष क्या रह गया? रव शेष। रव क्या होता है? रव मैंने आपको क्या बताया था? रव मैंने आपको बताया था आवाज। शेष बाकी। और केवल बाकी क्या रह गया? झरने की बहने की आवाज। बाकी शेष क्या रह गया है? झरने के बहने की आवाज। है टूट पड़ा भू पर अंबर। और ऐसी मूसलाधार वर्षा हो रही है कि मानो धरती पर आकाश टूटकर गिर गया हो। है टूट पड़ा भू पर अंबर। अंबर भू पर गिर गया है धरती पर। ऐसे जैसे मूसलाधार बारिश इतनी हो रही है और ऐसे लग रहा था कि आसमान जो है वो टूटकर धरती पर गिर गया है। धंस के धरा में सब्बे शाल। और शाल के वृक्ष डर के मारे भयभीत होकर भी धरती में धंस के ऐसा प्रतीत, ऐसा लग रहा है। उठ रहा धुआं जल गया ताल। और कोहरा कहते इतना फैला है कि मानो जो ताल सरोवर जो है, उठ रहा धुआं, वहां से धुआं उठ रहा, ऐसे लग रहा है जैसे सरोवर को, ताल को आग लग गई है। आग लगी मतलब कोहरा इतना पड़ा हुआ है कि ऐसे लगता है जैसे सरोवर में आग लग गया और आग से ये धुआं निकल रहा है। जो जलज जान में विचर विचर, था इंदर खेलता इंदर जाल। और इस प्रकार बादलों रूपी यान में बैठकर इंद्र भगवान, जो बारिश का देवता है, इंद्र भगवान जो है वो जादू के खेल दिखा रहा है। ठीक है, लगता है मेरे को कि आप सबको ये मेरी जो बोली हुई की हुई व्याख्या आपको समझ आ गई। बड़ी आसान कविता है और आपने घर पे बैठ के बार बार ये ऑडियो सुननी और अपने ही शब्दों में इसको अपनी नोटबुक पे लिखना। और इसमें आपने होमवर्क यही करना है, कवि परिचय, कविता का सार और व्याख्या। बाकी जो है जैसे इसके प्रश्न उत्तर होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी और साथ में कुछ और भी करवाऊंगी इसके साथ। और बस आज के लिए आपको मैं इतना ही काम देती हूँ। और बेटा ध्यान से पढ़ना, और पढ़ाया हुआ आपको दोबारा कोई नहीं पढ़ाएगा।
ठीक है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना। अच्छा बेटा, थैंक यू।